हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने रोमांटिक मूवमेंट की स्टार्टिंग की है। मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं करके। इन्हीं के लिरिकल बैलेट से रोमांटिक मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी इंग्लैंड में। तो इनकी पर्सनल प्रोफाइल हम देख ले रहे हैं यहाँ पे। 17th जन्म हुआ था इनका अप्रैल 7 1770 में, और ये मर गए थे 1850 में। और ये थे लेक डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहते थे, कम्बरलैंड कॉकरमाउथ करके। अब ये जो सेम है ना, शेक्सपियर के आसपास उसी डेट पे मरे थे। देखिए, अब अप्रैल 23 है, इसीलिए इसको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कंफ्यूजन ना हो, क्लियर रह पाए। इनके पेरेंट्स थे जॉन वुड्सवर्थ, और मदर थी एन कॉक्सन। अब देखिए, जॉन जैसे शेक्सपियर के भी फादर के नाम जॉन से ही है, कीट्स के भी फादर के नाम जॉन से ही है। तो आप इन दोनों को, जिनका जिनका नाम जॉन से है, आप उनको एक जगह पर लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में इजी हो। ऐसे आता तो नहीं है एग्जाम में, बट फिर भी पूछ सकते हैं। एजुकेशन इन्होंने ग्रामर स्कूल अटेंड किया अपने ही वहाँ पे, और फिर इन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में एक यूनिवर्सिटी अटेंड किया। बट खैर, वो उधर पे डिग्री तो नहीं ले पाए, अपनी कंप्लीट तो नहीं कर पाए। बट हाँ, इन्होंने इतना अटेंड तो किया था करके। और अपनी पढ़ाई कंप्लीट, मतलब कॉलेज कंप्लीट किया इन्होंने बेसिकली। और उसके बाद वो घूमने के लिए चले गए करके, मतलब जैसे कि वॉकिंग टूर चले गए फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, जर्मनी में, जब उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया करके। और फर्दर आगे और नहीं कर पाए वो कंप्लीट। वहाँ जब गए थे, उन्हें फ्रांस में इनकी एक सिस्टर भी थी, पहले मैं ये बता देती हूँ, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जिनका जिक्र आप बार बार देखते जाएंगे हर एक पार्ट में, कि आपको मिलते जाएगा करके, क्योंकि ये इनके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, राइटिंग में भी। और वर्ड्सवर्थ को उन्होंने बहुत हेल्प किया। उन्होंने शादी नहीं की, वो हमेशा से ही अपने ब्रदर के साथ और उसकी मतलब भाभी के साथ रहती थी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पोएट लॉरेट थे। अब क्या होता था, इंग्लैंड में हमेशा एक पोएट लॉरेट होता था करके। तो रॉबर्ट साउदी के डेथ के बाद 7 ईयर्स के लिए ये भी मतलब आपके पोएट लॉरेट रह चुके हैं करके। 1850 में इनकी भी डेथ हो जाती है। इनके बाद फिर कौन बनते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, पोएट लॉरेट। और इनके डेथ के बाद, रॉबर्ट साउदी के डेथ के बाद, ये बनते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। और इनको हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर बोलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेचर को वर्शिप किया है, नेचर को बोला है ऑल हीलिंग है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके, कि मतलब रॉबर्ट वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोएट, ये आने का चांसेस है। आप इसको ध्यान से एक बार डेप्थ में इसको पढ़ लीजिएगा करके। रॉबर्ट इसमें बार बार विलियम वर्ड्सवर्थ को बोलते हैं कि वो नेचर को मतलब लाइक पूछते हैं करके, ऑल हीलिंग पावर, उनको लगता है नेचर ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, नेचर में सब कुछ है करके, ये चीज़ बोलते हैं वो। अब लेक पोएट, इनको कोलरिज और साउदी को, क्योंकि ये लोग लेक डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहते थे, इसीलिए इनको मतलब लेक पोएट बोलते हैं। और ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ पोएट्स, रोमांटिक पोएट्स भी हैं। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा करके, और जिनके कारण उनका जो एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव था वो भी बाद में डेवलप होने लगा, इसके कारण, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण। अब वो जो फ्रांस गए थे फर्स्ट, वो एक लड़की से वहाँ मिले, एनेट वेलॉन बोल के, और उनके साथ उनको प्यार हो गया। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण जो डिस्टर्बेंसेस कॉज हुए, वो वापस आ गए, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी एक डॉटर भी है वहाँ पे। लेटर ऑन उनको बाद में पता चलता है कि उसकी एक डॉटर भी है, और ऐसा माना जाता है कि वो फिर उनके अपनी वाइफ के साथ, जो प्रेजेंट उनकी वाइफ थी, उनके साथ वो गए थे अपनी डॉटर से मिलने के लिए भी, और देख कर भी आए थे बाद में। बट वो फर्दर वहाँ कभी रिटर्न करके रह नहीं पाए अपनी डॉटर और अपनी फर्स्ट लव के साथ। उनकी बाद में शादी मैरी हचिंगसन से हो गई थी 1802 में। तो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी फर्वर इज सीन इन डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। यहाँ पे कुछ कुछ उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स है, जैसे कि ये डिस्क्रिप्टिव स्केचेस है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है करके कभी कभी एग्जाम पे। ऐसे तो उनकी फर्स्ट एक वर्क और भी थी, ऑन सीइंग मिस हेलेन मारिया विलियम्स वीपैट, अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस। बहुत लंबा टाइटल है जानती हूँ, बट ये उन्होंने 16 ईयर्स ऑफ एज में लिखा था, जो कि यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश भी हुआ था आई थिंक।
लेकिन फ्रांस का टूर करने के बाद उन्होंने एक पोएटिक कलेक्शन लिखी थी जो कि डिस्क्रिप्टिव स्केचेस है। तो ये एक पोएटिक कलेक्शन है और एक इवनिंग वॉक एज इट इज़, जैसे कि उन्होंने वॉक में देखा वही सब चीज़ों के बारे में उन्होंने वर्णन भी किया था। ब्लिस वॉट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग एज हेवन, ये प्रोलूड की एक लाइन ली गई है। और जैसे कि वो मतलब वॉर से अफेक्टेड होते गए एज अ पोएट, जिनको मतलब कभी भी मतलब सबके लिए लिखना चाहिए rather देन अपने इंडिविजुअल थॉट्स नहीं, बट फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल लिखना चाहिए जैसे कि माना जाता है। तो यहाँ पे ना कंजर्वेटिव होते गए और इनके जो अपने व्यूज़ थे वो चेंज होते गए आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ब्राउनिंग ने उन्होंने बोला है लॉस्ट लीडर, किसके लिए बोला है? वो वर्ड्सवर्थ के लिए बोला है। लिरिकल बैलेंस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड लिरिकल बैलेंस है 1798 में, द पब्लिकेशन दैट मार्क द बिगनिंग ऑफ रोमांटिक एज। मैंने आपको बोला था कि रोमांटिक एज की स्टार्टिंग यहीं से हुई है और उन्होंने मेंशन भी किया था अपने वर्क में कि जो लोग पहले से न्यू क्लासिकल वर्क्स को पढ़ते आए हैं, जिनको एक स्टाइल की रीडिंग की हैबिट है, वो इस वर्क को उस आउटलुक के साथ ना पढ़ने की कोशिश करें, बिकॉज इट इज़ नॉट, दे विल बी डिसअपॉइंटेड। ये एक नई वर्क है, नया तरह का वर्क है और उन्हें उसे उस तरह से ही एक इंडिविजुअल वर्क के हिसाब से पढ़नी चाहिए। अब इनके बाद लिरिकल बैलेंस में 4 पब्लिकेशन हुई। आप ये इंफॉर्मेशन को लिख के कहीं नोट कर लीजिए कि किसकी कितनी पोयम थी। अब वर्ड्सवर्थ की 19 पोयम थी और कोलरिज की 4 पोयम थी। लिरिकल बैलेंस मैं बताना भूल गई, इसको कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने साथ में लिखा था। ये लोग दोनों दोस्त बन गए थे एक दूसरे के, ये लोग मिले थे एक दूसरे को अराउंड 1795 में सोमरसेट में, नियर डॉर्सेट में। और फिर इन लोग मूव कर गए थे, जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ये लोग अपना प्लेस बहुत ज़्यादा शिफ्ट करते रहते थे और फिर इन्होंने 1798 में अपनी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखा और ये पब्लिक इन्होंने ये मतलब इनकी ये पब्लिकेशन आई। अब 4 एडिशन है इसमें। फर्स्ट एडिशन में आप देख लीजिए 23 पोएम्स टोटल थे। अब उसमें से विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम कितनी थी? 19। और सेंट कोलरिज की STC यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, 4 पोएम थी। अब सेकेंड एडिशन जब इसकी आई तो वो 1800 में आई और इसमें प्रीफेस था। प्रीफेस वाले क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं कि कौन से वाले एडिशन में या कौन से ईयर में जो लिरिकल बैलेट पब्लिश हुई थी उसमें प्रीफेस का वर्णन है, प्रीफेस नहीं है, ऐसे पूछते हैं करके। तो ये प्रीफेस वाला क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम्स में दिखेगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। फिर थर्ड एडिशन वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ भी नहीं है करके। अब प्रीफेस टू लिरिकल बैलेज में इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट में तो लिखा था पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो और पावरफुल इमोशंस। बाद में उन्होंने उसमें ये भी ऐड किया दैट इट इज दैट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड एंड ट्रैंक्विलिटी। अब पोएट यहाँ पे क्या बोलते हैं, वर्ड्सवर्थ का बोलना यह है, पोएट एक ऐसा इंसान है मैन स्पीकिंग टू मैन, मतलब उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए इतना कुछ, मतलब एक ऐसा लगना चाहिए एक नॉर्मल इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है, मतलब इतना सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। रस्टिक लोकल मतलब रस्टिक जैसे कि लोकल लैंग्वेज में होना, लोकलाइज लैंग्वेज, कॉलोकियल लैंग्वेज होना चाहिए जो कि एक नॉर्मल इंसान को समझ आए, उसको पढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होना हो, मतलब वो उतने में ही समझ जाए करके। आप देखिएगा वर्क्स में भी ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। आप डैफोडिल्स पढ़ लीजिए और बाकी उनके और कोई भी पोएम्स पढ़ लीजिए, इतने इजी हैं कि वो स्कूल टाइम के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है करके। तो आप सोच लीजिए कि उनके उसकी लैंग्वेज कितनी ल्यूसिड है। देखिए जैसे मैंने बोला था कि उन्होंने अटैक किया गॉडी और इंसेन फेजियोलॉजी को, जो कि पोप और ड्राइडन में न्यू क्लासिकल पोएट्स में थे करके, कि बहुत ज़्यादा मतलब चार्म्स, डेकोरेटिव, वो सब चीज़ें उन्होंने लगाने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि ये सिंपल ही रहनी चाहिए करके। तो उस समय जब उन्होंने लिखा था कि लोगों के लिए कि ये मतलब अगर वो उस पर्सपेक्टिव से पढ़ने आए हैं जो ऑलरेडी हैबिचुएटेड है पढ़ने के लिए न्यू क्लासिकल वर्क्स को, तो वैसे उसको ना पढ़े करके।
अब प्रील्यूड है, प्रील्यूड को बोलते हैं कि मतलब उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ चाइल्डहुड से लेके मैच्योरिटी तक। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। अब इसकी सबटाइटल इंपॉर्टेंट है। प्रील्यूड की सबटाइटल पूछी जाती है एग्जाम में, द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड बोल के। और ये क्या 14 बुक्स में है और ये उनके डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, दैट इज पोस्ट्यूमसली। इट वाज पब्लिश्ड इन 1850। The work began in 1798 and continued for 50 years. अब रेक्लूस जो उनकी पोएम है, ये भी उसी की पार्ट है करके, जो आपका, एक सेकेंड, रेक्लूस को बोलते हैं कि ये एक प्रोलॉग है उनकी जो लॉन्ग अनफिनिश पोएम थी, जैसे कि प्रीलूड थी जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई थी उनके डेथ के कारण। तो उसकी एक अनकम्प्लीट मतलब अनफिनिश पोएम की एक प्रील्यूड प्रोलॉग बोली जाती है करके। अब रेक्लूस भी ना एक इनकम्प्लीट वर्क है करके। रेक्लूस की एक अनदर पोर्शन आता है जो कि एक्सकर्शन के हिसाब से रहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं करके। और पार्ट थर्ड, ये प्रील्यूड की पार्ट नहीं है, ये अपने आप में इंडिविजुअल वर्क है। मैं थोड़े दो पोएम्स में कंफ्यूज हो गई थी। तो ये रेक्लूस जो है, मैं फिर से बता देती हूँ एक बार क्लियरली इसको। मतलब रेक्लूस जो है, इनमें 3 पार्ट है, होनी चाहिए थी, बट फर्स्ट पार्ट पब्लिश हुई है, सेकेंड पार्ट द एक्सकर्शन जिसे बोलते हैं वो पब्लिश हुई है, और उसके बाद थर्ड पार्ट को लिख ही नहीं पाए करके वो। इसको एक एपिक बनाना चाहा था उन्होंने, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट है, बट इसे कंप्लीट नहीं कर पाए बोल के ये बन नहीं पाया। और एक्सकर्शन है वो खुद ही 9 बुक्स में पब्लिश हुई थी। ये भी आपको देखना है, डेट याद रखना है कि कब पब्लिश हुई थी, 1814 में, और कितने बुक्स में हुई थी, 9 बुक्स में हुई थी। और इस बुक की सबटाइटल है, आप लिख लीजिए एक्सकर्शन की, बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रेक्लूस। बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रेक्लूस। थीम क्या था, गॉड मेड मैन एंड नेचर फॉर ईच अदर। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, ईगोटिस्टिकल सबलाइम। इसको जॉन कीज जब अपने भाई को लेटर लिख रहे थे, अपने फ्रेंड को जब लेटर लिख रहे थे, रिचर्ड वुडहाउस 1818 पे, तो उन्होंने इस टर्म को ना मेंशन करते हुए लिखा था। इसे मैं इन शॉर्ट आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ और कुछ पॉइंट्स में, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और इसे समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो मैं इन शॉर्ट इसको आपको बोल रही हूँ करके कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। इसमें क्या होता था, ये ना ऑपोजिट थी कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी से। अब क्या होता था, इसमें जो पोएट था वो अपने आप को मतलब सुपीरियर दिखाता था करके नेचर के कंपैरिजन में। एग्जैक्टली ऐसे नहीं, बट कैसे मैं बता रही हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईगोटिस्टिकल सबलाइम में क्या होता है, अगर एक बर्ड को देखता है तो वो बर्ड को देख के उसे क्या फील होता है कि मैं मतलब मेरे चाइल्डहुड का रिमाइंड कर दिया वो मुझे, या फिर मेरा मतलब एक कैसे एक इंसान की ग्रोथ होती है। लेकिन नेगेटिव कैपेबिलिटी में क्या होता है कीट्स की, जैसे कि आपने पोएम में देखा होगा स्काईलार्क में, पोएट ये सोचता है कि काश अगर मैं बर्ड होता तो मैं कैसा फील करता, विंग्स होता, ये होता। वो मतलब जो सामने जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट उसे दिखता है करके वो उसमें खो जाना चाहता है। बट यहाँ पे पोएट जो ईगोटिस्टिकल सबलाइम है, जो कि वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ में है, वो क्या करता है, जो सब ऑब्जेक्ट है वो पोएट के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, पोएट उसके पास नहीं जाता है करके। वो खुद बोलता है करके कि अगर बर्ड देख के वो अपने आप के बारे में सोचता, द आई पर्सपेक्टिव दैट इज हेयर डजंट गेट लॉस्ट। पोएट अपनी आइडेंटिटी को किसी और ऑब्जेक्ट में नहीं खोता है करके, वो अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करता है। यहाँ पे पोएट में जो उसकी रहती है उसमें अपने फिलोसॉफिकल थॉट्स, मेमोरीज, ये सब चीज़ को ना वो डालता है करके। वो द पोएट डजंट लूजेस देमसेल्फ इन द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसी को ऑब्जर्व कर लेते हैं पोएट के ओन माइंड में। अब सबलाइम का मतलब इन शॉर्ट ये होता है कि मतलब कोई भी ह्यूमन फीलिंग, एक्सपीरियंस जो कि नेचर में हुआ होता है उसे सबलाइम बोलते हैं करके। और
इसीलिए इसे बोलते हैं कि ये ऑपोजिट है। और इसी के बारे में जॉन कीट्स जब लिखते हैं, उन्होंने ही अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हुए इस टर्म को कॉइन किया था करके। और बस इतना ही आपको याद रखना है। और इसकी जो पर्पस होती है वो एक मॉरल लेसन आपको टीच करने के लिए होती है करके। अब कीट्स को कीट्स ने और एक बात बोलती हूँ। कीट्स ने जैसे बोला था कि कीट्स ने इसको क्यों अब नेगेटिव कैपेबिलिटी को अपना बोला था और इनको ऐसा मतलब इनके बारे में ये बोला था, बट इनको ये लगता था कि एक इंसान जब एक पोएम पढ़े, वो मतलब एक किसी और के पर्टिकुलर फीलिंग्स या आइडियाज को उस तरह से सोचने पे जैसे पोएट मजबूर करता है, बिकॉज पोएट इज पुटिंग द आई पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे थोड़ा सा ओपन एंड हो जाता है, हाउ इट वुड बी टू लाइक टू फील अ बर्ड, विंग्स होता ही होता है। तो लोग हर अपने एक इंडिविजुअल का एक आई मिलता है अपने, जब वो पोएम पढ़ते हैं, वो एक अपने पर्सपेक्टिव से उसको देख सकते हैं। बट इन इगोटिस्टिकल सबलाइम एक पोएट एक डायरेक्शन दे रहा है रीडर्स को जब वो पोएम पढ़ते हैं करके, और वो उस तरह की ही फीलिंग्स फील करते हैं जो कि पोएट फील करवाना चाहता है। अब ये 3 स्टेजेस ऑफ नेचर, ये उनके आपके जो वर्क्स थे टिंटन एबे में, ये चीज़ वहाँ देखता है। फर्स्ट उसे लगता है कि नेचर नर्स है, गाइड है, फिर गार्जियन ऑफ हार्ट है, बोलते हैं ऐसे। बट फर्स्ट ना जब वो 5 ईयर्स बाद विजिट करता है, वो यही मतलब उसमें दिखाया गया है करके कि फर्स्ट ना वो नेचर को एज अ क्या बोलते हैं, एनिमल प्लेजर्स ऑफ चाइल्डहुड या फिर मतलब रनिंग बॉयहुड में देखते हैं करके। फिर सेकेंडली वो उसे एडोलेसेंट पैशन फॉर वाइल्ड एंड ग्लूमी करके देखते हैं। थर्ड था उनका अवेयरनेस ऑफ द रिलेशन बिटवीन द परसेप्शन एंड द नेचुरल वर्ल्ड एंड आर ह्यूमन मॉरल वर्ल्ड। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट वर्क आती है लूसी पोएम्स। अब लूसी पोएम्स ना छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी पोएम्स है, आप चाहें तो उसे फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं करके, ताकि आपको उनके वर्क, उनके लव फॉर नेचर के बारे में, क्योंकि टाइम अभी कम है, तो आप लूसी पोएम्स को डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा करके। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट्स करके ईच पोएम के लिए लगता है, हार्डली आई एम सेइंग, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं करके। आप एक बार गो थ्रू करिएगा, आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा करके। तो अब इसके बहुत बार ना अरेंज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे एग्जाम्स में कि इसे अरेंज करने के लिए डेट वाइज क्वेश्चंस आ गए हैं, या फिर कौन सा ऐसा पोएम था जो कि वो इंग्लैंड का लव उनका मतलब दिखता है इस पोएम में। तो ये सब चीज़ है स्ट्रेंज। और लूसी को बोलते हैं ना, बहुत बार इससे बोला जाता है कि ये उसकी सिस्टर लूसी थी, जब उनकी डेथ हो गई उनके लिए लिखा गया था। फिर कुछ लोग इनके बारे में क्रिटिक बोलते हैं कि ये उनकी मतलब अननोन लवर के लिए, जो लूसी थी उनकी चाइल्डहुड लव जो कि जिनका डेथ हो गया था, उनके लिए लिखा गया है। तो ये वाला जो सेटिंग है, वो जब जर्मनी गए थे वापस, वहाँ से उन्हें अच्छा नहीं लगा करके, और जब वो वापस आए ना करके, तो उन्होंने ये लिखा था करके, आई ट्रैवल्ड अमंग अननोन मैन करके। बट उन्होंने ये प्रॉमिस किया था इस पोएम में कि मैं बाहर दोबारा फिर से आपको छोड़ के नहीं, मतलब अपने मदरलैंड को, अपने कंट्री को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मेरी ही कंट्री बहुत प्यारी है करके। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, इसमें बहुत सारे सिमिलीज यूज़ किए हैं, इमेजेस यूज़ किया है वायलेट्स रोजेस के साथ कंपेयर करने के लिए लूसी को, कि जैसे कि माउंटेन के पास में एकदम फ्रेश वायलेट का जो एक मॉसी स्टोन के बगल से ग्रो करती है, उतना ही फ्रेश मेरी लूसी है। और बाकी सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाकी सब वर्ल्ड से कट आउट घूम रही है करके, ये सब पोएम्स में मेंशन किया है उन्होंने। 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर करके है ये कंप्लीट नहीं आई है, सॉरी, आप यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिएगा। 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर करके ये पोएम है। इसमें बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस दिया गया, जिसमें कि एक फ़ॉन से कंपेयर किया गया है लूसी को, बहुत सारे और इमेजेस, एक शावर, एक फाउंटेन से कंपेयर किया गया है, जिसको ज़्यादा लोगों ने डिस्कवर नहीं किया है। एंड मतलब लाइक कितने आराम से लूसी नेचर में आराम से ग्रो करी है, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की पिक्चर दिखाने की कोशिश की हो वर्ड्सवर्थ ने हमें। ये लाइन आप देखिए, शी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो वेयर लूसी सीज टू बी बट इन द ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। तो इससे ये पता चलता है कि लूसी की वहाँ पे डेड हो गई थी, मतलब डेथ हो गई थी करके। और वो बोल रहे थे पोएट की जो ग्रेव, यहाँ पे तो ग्रेव लिखा है बट ऐसे मतलब उन्होंने बोला था कि स्वेलिंग हो रही है ग्राउंड पे, तो मतलब कब्र के बारे में डिस्कस करते हुए उसको बोला था करके। टिंटन एबे।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम, इसको आपको समरी देख लीजिएगा या फिर थोड़ी से पढ़ लीजिएगा। और इसकी लाइंस है ये वाली, जो फुल टाइटल है, ये फुल टाइटल आप पढ़ लीजिएगा। ये जो कौन से बैंक पे थे ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा है करके। लाइंस कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ नेचर। इसमें जो कॉन्सेप्ट है पैंथिज्म का कि नेचर ही सुप्रीम है, नेचर वर्शिप के बारे में बोला गया है वो। इसे उसने एड्रेस किया डोरोथी को, और पावर ऑफ मेमोरी टू हील द सिटी करके, और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है करके। और ये वही वाली पोएम है जिसके बारे में आपको बोला था कि उन्होंने मतलब 3 वे में नेचर को देखा है। फर्स्ट एज एन एनिमल प्लेजर ऑफ चाइल्डहुड करके, जैसे एक इनोसेंट चाइल्ड में होता है, और नेचर की मैच्योरिटी हो रही है और पोएट की मैच्योरिटी हो रही है, मतलब आउटलुक की राइटिंग्स में। फिर एडोलेसेंट की तरह देखता है, फिर वो लेटर उसे एज अ वर्शिप या फिर मतलब नेचुरल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड में एक रिलेशन की अवेयरनेस उसे होती है, वही थर्ड पार्ट में उन्होंने देखा लास्ट में। अब मास्टर्स ऑफ सोनेट बोला गया है, उन्होंने लंदन 1802 लिखा था। किसके लिए लिखा था ये क्वेश्चन आता है, तो मिल्टन के लिए लिखा था, लंदन। आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि मिल्टन गए थे लंदन, तो या फिर लंदन गए थे तो उन्हें मिल्टन को देखा था करके, ये मिल्टन की याद आ गई करके, ऐसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, आता ही है। तो मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, विलियम वर्ड्सवर्थ कॉल मिल्टन टू रिटर्न टू इंग्लैंड। उसे बोलते हैं वापस तुम आ जाओ इंग्लैंड करके। द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट उनकी सोनेट है करके। ये पेट्रार्कन स्टाइल में लिखी गई है करके। और ये ना उसमें बोलते हैं कि मैं एक पेगन बन जाना चाहता हूँ, सकल्ड इन अ क्रीट आउटवोन करके। ये उस मटीरियलिज्म को, मतलब जो वहाँ की टाइम की जो मटीरियलिज्म थे आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ऑल दैट थिंग्स, वो बहुत परेशान थे, वो मतलब बैक टू नेचर जाना चाहते थे करके। और उन्हें ऐसा लगता था कि मतलब ये सब चीज़ों में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बस ऐसी चीज़ों का उन्होंने मेंशन किया है करके, और ज़्यादा कुछ है नहीं, बट शॉर्ट एंड स्वीट ये भी है, आप पढ़ सकते हैं ऐसे। आप एक बार ही पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पोएम्स नहीं है ये। वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है, ब्यूटी ऑफ द अर्ली मॉर्निंग लंदन, अर्थ हैज़ नथिंग एनीथिंग टू शो मोर फेयर। अब उन्होंने ओड्स लिखी थी। अब ये ओ टू ड्यूटी की एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। यहाँ पे स्टर्न डॉटर किसे बोल रहा है, ड्यूटी को बोला जा रहा है। और ओड इंटीमेशंस ऑफ इम्मॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। और इमॉर्टलिटी ओड के बारे में हमने पढ़ लिया ही है करके। माइकल है, एक पैस्टोरल पोएम है, इसमें ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ट्रैजिक पोएम है। माइकल और ल्यूक के बारे में क्वेश्चंस आ जा सकते हैं करके, कैरेक्टर्स के बारे में। और ये एक अनफिनिश्ड पैस्टोरल पोएम है करके। जो पैस्टोरल पोएम है इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि कैसी पोएम है करके। अब डोरोथी के बारे में, डोरोथी ने उन्हें ग्रासमेयर जर्नल्स लिखने में हेल्प किए थे करके। और जैसे कि डैफोडिल्स के बारे में था, तो डैफोडिल्स के बारे में भी लिखा था। जैसे डैफोडिल्स आपने स्कूल में पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा करके। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटी डांस। तो ये कुछ लाइन्स थे डैफोडिल्स के, जैसे कि जिन मतलब लाइक विलियम वर्ड्स को डोरोथी ने हेल्प किया था, और उसके जो जर्नल्स वो लिखती थी करके उसमें मेंशन किया था। वर्ड्सवर्थ में बोला है डोरोथी के बारे में, शी गेव मी आइज, शी गेव मी ईयर्स, शी नेवर मैरिड। और वो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, और उनकी वाइफ मैरी हचिंगसन, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ बन गई थी लेटर ऑन। ये है उनकी मास्टर टाइमलाइन, जहाँ पे इवनिंग वर्क मैंने आपको पहले बता दिया था, ये कलेक्टिव पोएम्स है करके। और 1798 में लिरिकल बैलेड्स में रोमांटिक स्टार्ट में, 1807 में पोएम इन 2 वॉल्यूम्स एक्सकर्शन 1814 में आई है, और 50 में प्रील्यूड आई है। मैथ्यू अर्नॉल्ड ने बोला है कि वर्ड्सवर्थ में हीलिंग पावर्स है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बोला है कि वो लॉस लीडर है।
तो यहाँ आपकी मतलब ये कंप्लीट होती है वर्ड्सवर्थ में। अगर कुछ आप और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा करके, या कौन सा राइटर नेक्स्ट करे आप वो भी बता सकते हैं करके। खैर मैं तो अभी कर ही रही हूँ उस पैटर्न से, और कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की। और थैंक यू। एंड आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट कब थे और उनके बाद कौन बने थे। That's all for today. Bye bye.